मेरे बेटे की शादी की उम्र हो चुकी थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी लड़की पसंद की है। तो मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहता है कि माँ, मुझे सुंदर लड़की नहीं बल्कि मुझे एक गूंगी लड़की से शादी करनी है। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसकी बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया और उसके लिए लड़कियां तलाश करती रही। मैं घर परिवार, रिश्तेदार सभी जगह में बता दिया कि मुझे अपनी बेटे की शादी करनी है। अगर कोई लड़की पसंद आए तो मुझे बता दे। एक जगह से एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया। मुझे वो लड़की पसंद आ गई और जब मैं उस लड़की की तस्वीर अपने बेटे को दिखाई तो वो कहने लगा कि माँ, क्या ये लड़की गूंगी है? मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोलने लगी, नहीं, लड़की तो बहुत प्यारी है और उसकी आवाज़ तो बिल्कुल कोयल जैसी है। मेरा बेटा गुस्सा में बोला, माँ, मेरा जब मैंने आपसे कह दिया कि मुझे एक गूंगी लड़की से ही शादी करनी है तो आप मेरी बात क्यों नहीं मानती है? मैं चौंक गई। क्या सच में मेरा बेटा यही चाहता था? मैंने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम क्यों गूंगी लड़की से शादी करना चाहते हो? तो मेरा बेटा बोला, बस मुझे गूंगी लड़की से ही शादी करना है। अगर मैं शादी करूँगा तो गूंगी लड़की से शादी करूँगा, वरना मैं जीवन भर कुंवारा ही रहूँगा। अब तो मैं दिन रात चिंता में रहने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मेरा बेटा एक गूंगी लड़की से शादी करना चाहता है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और देखते ही देखते मेरे बेटे की उम्र 35-36 साल होने लगी। वो जितनी भी लड़कियों को मैं रिश्ते लेकर आता, वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता और बोलता, अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं ही शादी करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। मैं रोहन को बचपन से ही जानती थी। वह शुरू से ही बहुत गंभीर रहता था, हर वक्त गहरी सोच में डूबे रहता था और अपना काम से काम रखने वाला रहता था। वह कभी भी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं करता था। इसलिए मैं अच्छे तरीके से जान गई कि वह यह सब मजाक नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। फिर भी मैंने एक बार उसे समझाया और कहा, बेटा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, पर तुम गूंगी लड़की से ही शादी क्यों करना चाहते हो? यह समाज क्या बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए कैसी लड़की खोजी हूँ? तब रोहन ने कहा, क्यों माँ, गूंगी लड़कियाँ इंसान नहीं होती? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं अगर तुम्हारे लिए गूंगी लड़की खोजी तो हम दोनों को मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि ना जाने तुम में कौन सी कमी होगी जो मैंने तुम्हारे लिए गूंगी लड़की ढूंढी है। तो उसने कहा, माँ, मैंने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की है। लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, मैं नहीं जानता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ गूंगी लड़की से ही करूँगा। रोहन की जिद के आगे मैंने हार मान ली और मेरे सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगर मैं गूंगी लड़की ढूंढूं भी तो ढूंढूं कहाँ से। खैर, रोहन के इस फैसले को मैंने मान लिया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि रोहन का घर जल्दी से जल्दी बस जाए, क्योंकि मेरी भी हमेशा तबीयत खराब रहती थी और कब भगवान का बुलावा आ जाए, मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी देखना चाहती थी और उसका घर बसते हुए भी देखना चाहती थी। और यही वजह थी कि मेरी उम्र भी अब ढल रही थी और मुझे घर के काम भी नहीं होते थे। रोहन के पापा 4 साल पहले ही इस दुनिया से चल बसे। अब रोहन की शादी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही थी। अगर मैं रोहन की बात अगर नहीं मानूं और मुझे कुछ हो गया तो मेरी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। मैंने जीते जी अपने बेटे का घर बसते हुए नहीं देखा। अब मैं बेटे की जिद के आगे हार मान चुकी थी और मैं रोहन के लिए लड़की तलाशना शुरू कर दिया। मुझे रोहन से बहुत लगाव था। मैंने हमेशा घर की माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश रखी। मैं रोहन के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने की कोशिश करती, ताकि रोहन और मैं एक दूसरे से हर बात शेयर कर सके। पर ऐसा करने में मैं सफल नहीं हो सकी, क्योंकि रोहन ना जाने क्यों खोया खोया सा रहता था। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि बच्चा है, छोटा सा, बाप की कमी महसूस करता होगा, पर शायद जब बड़ा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मगर यह मेरी गलत फहमी थी। वह बड़े होने के बाद भी गुमसुम सा रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रोहन की शादी करवा दूंगी तो वह हंसमुख हो जाएगा और रोहन को अगर कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए तो वह उसके साथ ढेर सारी बातें करेगा और रोहन धीरे धीरे सुधर जाएगा। मगर मेरे इस अरमान पर भी रोहन ने पानी फेर दिया और हमेशा की तरह इस बार भी रोहन की जिद के आगे मैंने हार मान ली और अब मैं उसके लिए एक गूंगी लड़की ढूंढने की हर कोशिश करने लगी। पर मुझे गूंगी लड़की मिलना इतना मुश्किल हो गया। मैंने कुछ लोगों से कहा तो सब लोग मेरा मजाक बनाने लगे। मुझे कहने लगे कि रोहन की कोई कमी है या परेशानी है, या फिर रोहन को कोई अंदरूनी दिक्कत है।
इस वजह से आप गूंगी लड़की की बात करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से घर का काम निपटाया और थोड़ी देर के लिए कुर्सी पर बैठ गई और मैंने दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई। उस औरत को मैं पहचान गई। अक्सर हम लोगों के घर आकर कुछ खाने पीने की चीज़ मांग लिया करती थी। वह गरीब भिखारी थी, तो मुझे लगा कि शायद कुछ खाने के लिए पीने की चीज़ें मांगने आई हो। उसे देखकर मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे आज कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे आज कुछ कहने आई हूँ। मैंने उससे बोला, हाँ बताओ, क्या बात है? तो उसने कहा, दीदी, यह बात कहना ठीक है या नहीं, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। मैंने बहुत दिन से सुन रखा है कि आप एक गूंगी लड़की की तलाश कर रही है और आप बहुत परेशान हैं। अगर आप मेरी बात का बुरा नहीं माने तो मैं आपसे कुछ बोलूँ? मैंने कहा, हाँ बताओ तो सही, आखिर बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। उसने कहा, मेरी एक बेटी है जो कि गूंगी है और कम उम्र भी है, और मैंने सुना है कि आपके बेटे ने शर्त रखी है कि वह जब भी शादी करेगा तो गूंगी और कम उम्र की लड़की से ही करेगा। अगर आप मेरी बेटी से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहें तो मैं खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से करने को तैयार हो जाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर कुछ ना बोल सकी। फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला कि मैम साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वह मेरी जवाब सुने बिना ही वहाँ से चली गई। अब मैं सोचती ही रह गई कि क्या मैं एक फ़कीर की लड़की को अपने घर की बहू बना पाऊँगी। फिर मैंने सोचा कि मुझे रोहन से इस बारे में बात करना चाहिए। रोहन जैसे ही ऑफिस से आया तो मैंने रोहन से कहा कि रोहन बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो रोहन ने कहा, हाँ माँ बोलो ना, क्या बात है? तो मैंने रोहन से कहा कि रोहन, वो जो मालती जो हमारे घर में कभी कभार कुछ खाने के लिए मांगने आती है, उसकी एक बेटी है जो कि गूंगी है और कम उम्र की भी है, तो उसने तुम्हारे लिए अपनी बेटी का रिश्ता लाया है। मैंने उसे कुछ नहीं बोला तो रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बोला, माँ, आपको तो उसी समय इस रिश्ते के लिए हाँ कर देना चाहिए। मुझे तो बस गूंगी और कम उम्र की ही लड़की चाहिए। वो गरीब है या भिखारी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी कोई डिमांड नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गूंगी ही लड़की चाहिए और मैं उसी लड़की से शादी करूँगा। फिर मैं परेशान हो गई कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी फ़कीरन की बेटी से कैसे करूँगी। फिर मैं बेटे की ज़िद और खुशी के आगे हार मान गई और मैंने रोहन से कहा कि रोहन, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बना लूँगी। फिर मैंने रोहन से कहा, बेटा रोहन, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच समझ लो। बाद में तुम मुझे यह मत कहना कि आपने मुझे कैसी लड़की के साथ बांध दिया, क्योंकि वह लड़की गरीब भी है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, वह अनपढ़ लड़की है। तो रोहन ने कहा कि माँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। मुझे बस और बस गूंगी और कम उम्र की लड़की ही चाहिए थी। अब वो फ़कीरन की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोहन की बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई और फिर रोहन वहाँ से उठकर हाथ मुँह धोने के लिए चला गया और मैं सोचती ही रह गई कि आखिर रोहन को ये क्या हो गया है कि वह एक फ़कीरन की बेटी से भी शादी करने को तैयार हो गया है। धीरे धीरे वक्त गुज़र रहा था और मैंने यह महसूस किया कि रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और उसने मुझसे आकर कहा कि माँ, मुझे जल्द से जल्द इस लड़की से शादी करवा दो। तो मैं दंग रह गई कि पहले तो रोहन शादी करने को तैयार ही नहीं था और अब तैयार हुआ तो इतनी जल्दी मचा रहा है। खैर, मैं और रोहन 1-2 दिन बाद ही मालती के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए और मुझे और मेरे बेटे को देखकर मालती बहुत खुश हो गई। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा और मेरे बेटे को अपनी चारपाई पर बैठाया। फिर उसने अपनी बेटी राधिका को बुलाया। राधिका बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। बस वह गूंगी थी, वरना दिखने में तो बहुत सुंदर और खूबसूरत थी और कम उम्र की भी थी। रोहन तो उसे देखता ही रह गया। फिर मालती ने हमें बताया कि यह पूरी तरह से गूंगी नहीं है, बस ये बोल नहीं पाती है, बाद बाकी सारी बातें समझ लेती है। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, हमें इसे इशारे से बात नहीं करनी होगी, यह सारी बातों को अच्छे से समझ लेगी। फिर हमने यह रिश्ता तय कर दिया। रोहन ने कहा कि मैं शादी में देरी नहीं कर सकता हूँ, मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही शादी करनी है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि इस लड़के को आखिर हो क्या गया है।
पहले तो शादी ही नहीं करना चाहता था, अब शादी करने के लिए उतावला क्यों हो रहा है। खैर, हमने 1 हफ्ते बाद ही शादी की मुहूर्त निकाल दी और शादी तय कर दिया। उसके बाद मैं और रोहन दोनों घर आ गए और घर आने के बाद शादी की तैयारी में जुट गई। मेरे बेटे ने पहले ही कह दिया था कि शादी बहुत ही सीधे तरीके से होगी और शादी में कोई भी तामझाम नहीं होना चाहिए। तो मैं शादी बहुत ही सादगी से मंदिर में कराने का सोचा और धीरे-धीरे शादी का दिन भी नज़दीक आ गया और 1 हफ्ते बाद रोहन और राधिका की शादी हो गई और राधिका हमारे घर पर दुल्हन बनकर आ गई। राधिका बहुत खूबसूरत थी। मैं मन ही मन सोचती कि काश ये बोलती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इसमें बस एक ही कमी है कि यह बोल नहीं पाती है। बाद बाकी यह सुंदर तो भला की थी और कम उम्र की हसीन भी थी। रात का समय हो गया था। मैं राधिका को उसके कमरे में पहुंचा दी और उसके बाद मैं निश्चिंत हो गई कि चलो आखिरकार मेरे बेटे की शादी हो गई और मैं अब अपने आप से संतुष्ट हो गई कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी को निभा दिया और मेरे जीते जी मैंने अपने बहू को देख लिया। बहुत ज़्यादा मैं निश्चिंत हो गई थी कि मैंने अपने सारे फ़र्ज़ निभा लिए और मेरे बेटे की शादी हो गई है। फिर मैं जैसे ही बिस्तर पर सोने गई तो मेरे दिमाग पर यह बात घूम रहा था कि पहले तो मेरा बेटा शादी करने को तैयार नहीं था और जब तैयार हुआ तो वह गूंगी ही लड़की से शादी क्यों करना चाहता था। यह बात मेरे मन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या कारण है जो शादी सिर्फ़ और सिर्फ गूंगी लड़की से ही करना चाहता था। खैर, इन सब बातों को मैंने किनारा किया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली और मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से सोई। सुबह उठी तो मैंने अपने बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं जैसे ही अपने बेटे और बहू के कमरे में नाश्ता देने के लिए गई तो मेरा बेटा रोहन काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और मेरी बहू भी बहुत शर्माई सी लग रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद रोहन कमरे से बाहर आया तो मैंने रोहन से पूछा कि बेटा रोहन, तुम इस शादी से खुश तो हो ना। तो रोहन ने जवाब दिया, हाँ माँ, मुझे जैसी लड़की चाहिए थी राधिका बिल्कुल वैसी ही लड़की है। हाँ, थोड़ी सी नासमझ है पर वो धीरे धीरे समझ जाएगी। और इसके बाद रोहन कुछ काम के लिए घर से बाहर चला गया और राधिका मेरे पास आई और उसने इशारे में मुझे बोला कि माँ, मैं ये बर्तन साफ़ कर दूँ। तो मैंने कहा, नहीं बेटा, अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी तुम घर का कोई काम नहीं करोगी और कुछ दिनों बाद पहले तुम रसोई में मीठा बनाओगी, उसके बाद ही तुम किचन में काम करोगी। अभी मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम्हें किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, राधिका बेटा, क्या तुम्हें खीर बनाना आता है। तो उसने इशारे में कहा कि मुझे नहीं आता है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें सिखा दूँगी क्योंकि तुम्हारे पति को खीर बहुत पसंद है। और फिर इसके बाद रात हुई तो रोहन ने मुझे कहा कि माँ, आज मैं और राधिका दोनों छत पर सोएंगे क्योंकि नीचे में गर्मी बहुत है। अंदर रूम में आज हम दोनों छत पे सोएंगे। उसकी बात सुनकर मैं हैरान थी क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम था और सर्दियों के मौसम में गर्मी कैसे लग सकती है। पर मैंने उनकी बातों को ज़्यादा विरोध नहीं किया। मैंने सोचा कि नई शादी है, दोनों को कुछ प्राइवेसी की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है कहकर जवाब दिया और वो दोनों पति पत्नी छत पर सोने चले गए और मैं अपने कमरे में सोने चली गई। जैसे ही सुबह हुआ तो राधिका बहुत ही थकी थकी नज़र आने लगी, जबकि कल तो वो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी। मुझे राधिका इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। इसी समय वहाँ पर रोहन आ जाता है और वह राधिका को डांटकर अपने कमरे में जाने को कह देता है और राधिका अपने कमरे में चली जाती है। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है। फिर मैं भी नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई और जब नाश्ता बनाकर मैं उन लोगों के कमरे में जाती हूँ तो मुझे रोहन की बातें सुनाई देती है। रोहन राधिका से कहता है कि तुम हम दोनों की पर्सनल बातें मेरी माँ को नहीं बताया करो। हम दोनों के बीच जो भी है वो हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। यह बातें बताने की मैं तुम्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं देता हूँ। अगर मुझे कहीं से भी पता चल गया कि तुमने हमारी बीच की बातें मेरी माँ को बताई है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा हमेशा के लिए। मैं रोहन की यह बातें सुनकर हैरान हो जाती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा गला खखार कर कमरे में आ जाती हूँ और उन दोनों को नाश्ता देती हूँ। तो उस समय रोहन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, राधिका से हंस कर
बातें भी कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद राधिका ने मुझे इशारों में कहा कि मैं घर के और किचन के काम-काज करना चाहती हूँ। इस बार मैंने ज़्यादा मना नहीं किया और उसके हाथों से पहले खीर बनवाया और फिर हम दोनों सास बहू एक साथ मिलकर घर के किचन और घर के काम करने लगे। मैंने उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे के नीचे काले-काले धब्बे हो गए थे और उसका चेहरा भी बहुत मुरझा गया था और वह बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही थी, जबकि मेरे घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। खाने-पीने की तो कोई चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी राधिका बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। इससे अच्छा तो वह अपने गरीब घर में थी, जहाँ उसकी माँ मांग-मांग कर उसका पेट भरती थी। तब उसका चेहरा ज़्यादा सुंदर लगता था। आज रोहन कुछ काम से बाहर गया हुआ था। मैंने सोचा कि आज मैं राधिका से पूछ कर रहूँगी कि आखिर बात क्या है। अच्छे से पेट भर कर खाना नहीं खाती हो क्या, या फिर तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना अच्छा नहीं लगता? तो राधिका ने इशारों में बताया कि नहीं माँ, मैं पेट भर कर खाना खाती हूँ और आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मैंने कहा तो फिर क्या बात है, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो जा रही हो? अगर तुम्हारी माँ पूछेगी कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी? तो उसने इशारे से कहा कि मुझे रोहन से बहुत डर लग रहा है और वह फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने कहा क्यों, तुम्हें रोहन से क्यों डर लगता है? और फिर वो मेरे सीने से लग गई और बहुत रोने लगी और उसने मुझे हाथ जोड़कर कहा कि आप इस बात का ज़िक्र रोहन के सामने मत करिएगा, वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे उस बच्ची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। फूल जैसी बच्ची राधिका को मैं सांत्वना देती हूँ और मैंने बोला कि तुम निश्चिंत रहो, मैं रोहन को कुछ नहीं बताऊँगी। और फिर मैंने उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं की, क्योंकि वह बच्ची तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर शाम को जैसे ही रोहन ऑफिस से घर आया तो इन दोनों को देखकर तो अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इन दोनों के बीच ज़रूर कोई ना कोई बात है। और आज ये मैंने ठान लिया, आज मैं इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूँगी। और वह दोनों जैसे ही छत पर सोने चले गए, तो मैं जैसे ही वह दोनों छत पर सोने चले गए, मैं चुपके से धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। और जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी तो वहाँ पर छत पर एक कमरा था, जिस कमरे की खिड़की से मैंने झाँक कर देखा। मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तलों की ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि रोहन और राधिका निवस्त्र होकर दोनों बैठे हुए हैं और रोहन एक आग जला रहा है और उसमें कुछ मंत्र पढ़ रहा है। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि यह अंधविश्वास का माजरा है और मेरा बेटा अंधविश्वास में पूरी तरह से फंस चुका है। और अब मैं इस अंधविश्वास से अपने बेटे बहू को निकालना चाहती थी, पर मैं एक बूढ़ी औरत कर भी क्या सकती थी। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया और सारा माजरा बता दिया और पुलिस को जल्द से जल्द घर आने के लिए बोला। सामने में एक खंजर भी रखा हुआ था। लग रहा था कि आज रोहन राधिका की बलि देने वाला है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से जल्दी पुलिस आ जाए, क्योंकि मेरी बुढ़ियों हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं रोहन को रोक पाऊँ या ऐसा करने से उसे बचा पाऊँ। बस मैं प्रार्थना करने लगी कि जल्द से जल्द पुलिस आ जाए। फिर जैसे ही दरवाज़ा पुलिस ने खटखटाया, मैंने धीरे से जाकर दरवाज़ा खोला और उन्हें लेकर छत पर चली आई। पुलिस ने रोहन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो पुलिस ने रोहन पर गन चलाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो रोहन दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो कहा कि तुम गोली चलाओ, पर मुझे उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। पुलिस रोहन को अपनी बातों में उलझाए हुआ था और उधर से पुलिस की कुछ टीम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और धीरे से पुलिस की टीम ने दरवाज़ा खोल लिया और पुलिस ने रोहन पर गन चलाते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, तो रोहन दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और कहा कि तुम गोली चलाओ, पर मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। पुलिस रोहन को अपनी बातों में उलझाए रखा था और उधर से पुलिस की कुछ टीम दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी और धीरे से पुलिस की कुछ टीमों ने दरवाज़ा को खोल लिया और जाकर रोहन को पकड़ लिया। और फिर मैं कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी बहू पर एक चद्दर को ढक दिया और इसके बाद पुलिस ने रोहन से पूछताछ की, तो रोहन ने बताया कि मेरे बिज़नेस में काफ़ी लॉस चल रहा था। तो मेरे दोस्त ने एक बाबा जी के बारे में बताया और वह बाबा जी, उसने कहा कि तुम्हारी शादी हुई है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हें सबसे पहले एक लड़की से शादी करनी होगी और निवस्त्र होकर 7 दिन तक एक मंत्र पढ़ना होगा और उसके बाद 8वें दिन तुम्हें उसकी बलि देनी होगी। इससे
तुम्हें कभी कोई मार नहीं सकता और तुम बहुत अमीर बन जाओगे। इसलिए मैं गूंगी लड़की से शादी करना चाहता था ताकि हम दोनों के बीच की बात मेरी माँ को नहीं पता चले। इसलिए मैं गूंगी और कम उम्र की लड़की से ही शादी करने की शर्त रखा। और काफ़ी पूछताछ करने के बाद रोहन ने उस बाबा जी का एड्रेस बता दिया, तो पुलिस ने जाकर उस बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया और मैंने रोहन को एक मानसिक डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेज दिया। तो डॉक्टर ने बोला कि रोहन को कुछ दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ेगा और इस अंधविश्वास के जाल से उसे दूर करना होगा। हमने उसे रखने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर ने कुछ दिनों तक उसका इलाज किया और दवाइयाँ चलाई। अब रोहन धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और अंधविश्वास की दलदल से निकल गया था। उसे समझ में आ गया था कि यह सब कुछ नहीं होता है, जादू टोना में यह सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जादू टोने से सिर्फ एक अंधविश्वास है। वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर 15 दिनों के भीतर ही अपने घर पर आ गया था। आज मैंने रोहन के कमरे को बहुत अच्छे से फूलों से सजाया और राधिका को भी ब्यूटी पार्लर में जाकर अच्छे से तैयार करवाया, क्योंकि मैं जानती थी कि इन सब चक्की के चक्र में मेरे बेटे ने अपने नए जीवन की शुरुआत नहीं की होगी अभी तक से। और इसके बाद आज जब मैं सुबह दोनों के कमरे में गई तो दोनों काफ़ी खुश थे और आज मैं निश्चिंत हो गई कि चलो आज मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक है और बस मनोरंजन के लिए है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।